अवध पंच में मधुकर उपाध्याय का राम राम भैया। आज चर्चा डीएनए की। जितने लड़कों ने लड़कियों ने विज्ञान विषय लेकर पढ़ाई की होगी, बड़ी मुश्किल से इसका नाम याद कर पाते थे। इसका पूरा नाम, ये विज्ञान का एक शब्द है और इसका पूरा नाम है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। एक आरएनए होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड और एक डीएनए होता है। डीएनए हमारी जिंदगी में इतना महत्वपूर्ण हो जाएगा, ये हमने उस समय सोचा ही नहीं था। विज्ञान का विद्यार्थी मैं भी था और मैंने भी बहुत मुश्किल से ये याद किया था। लेकिन आज आप किसी से पूछिए, कोई अपराध हो, कोई बात हो, कोई घटना हो, तो डीएनए जांच करा लीजिए। डीएनए एक आम फहम चीज हो गई है और सरकार चाहती है कि इस पर एक नियंत्रण उसका बना रहे और सबका डीएनए इकट्ठा किया जाए। सरकार बहुत दूरदर्शी है। वो समझती है कि कैसे डीएनए का अगर इकट्ठा करके उसका बैंक बना लिया जाएगा तो मदद होगी। सरकार को ये मालूम है, उसका कहना है कि हमें अपने पूर्वजों के बारे में मालूम होना चाहिए और पूर्वजों का पता डीएनए से चलेगा। इसके अलावा सरकार का एक और ख्याल है कि करीब 40,000 लोग हर साल ऐसे मर जाते हैं जिनके बारे में पता ही नहीं चलता। उनके परिवार का मालूम नहीं होता कि वो कौन है, कहाँ से आए हैं। अगर डीएनए की जांच हो जाए तो उनके शव उनके परिवार वालों को सौंपे जा सकते हैं। सरकार कितनी संवेदनशील है इस मामले को लेकर। ऐसे ही करीब 60,000 लोग हर साल लापता हो जाते हैं भारत में। ये भी सरकारी आंकड़ा है। और अगर ये लापता हो गए और उनको कहीं वो मिले और उनकी डीएनए जांच हुई और पता चला, तो ये मालूम हो जाएगा कि वो किस शहर के, किस जगह के रहने वाले हैं, उनका परिवार कौन सा है। उनको उनके बिछड़े परिवार से मिलाया जा सकता है। इसके अलावा ये चीज़ और डीएनए कर देगा कि अपराध करना बहुत मुश्किल हो जाएगा और अपराध करना अगर मुश्किल नहीं होगा तो अपराधियों का भाग निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सरकार बहुत चिंतित रहती है कि अपराध मुक्त भारत कैसे बनाए और इसके लिए बहुत पहले से कोशिश कर रही थी। वो 2018 में उसने एक विधेयक तैयार किया। बायोटेक्नोलॉजी का जो विभाग है, जो मंत्रालय है, उसने एक विधेयक बनाया कि डीएनए को कैसे रेगुलेट किया जाएगा। अब वो विधेयक 2019 में, अगले साल, उसके लोकसभा में पेश हुआ और उस पर तमाम लोग विरोध कर रहे थे। कुछ लोग कुछ बोल भी रहे थे, विपक्ष के लोग। लेकिन चूंकि लोकसभा में कोई इतनी संख्या नहीं थी विरोध करने वालों की कि वो ये विधेयक रोक पाते, तो वो पारित हो गया। 2019 में पारित हुआ, लेकिन तब तक चुनाव की घोषणा हो गई थी और इस विधेयक को लेकर सरकार राज्यसभा में नहीं गई। यानी लोकसभा में पारित होने के बाद ये विधेयक गिर गया, अपने आप ही खत्म हो गया, क्योंकि चुनाव हुए और वापस एक नई सरकार आई। नई सरकार मतलब उसी सरकार को दोबारा लोगों ने बहुमत दे दिया। अब सरकार वो विधेयक फिर से लाना चाहती है। उसने पेश कर दिया है वो विधेयक और उसको लगता है कि दोनों सदनों में ये पारित हो जाएगा। विधेयक जब दूसरी बार सरकार ने तैयारी की इसकी, तो विपक्ष की जैसी मांग थी, उसने इसको स्थायी समिति को संसद की भेज दिया, स्टैंडिंग कमेटी को, कि उस पर बहस हो जाए पहले। जब बहस हुई तो उसमें तमाम चीज़ें लोगों ने कहीं। तमाम लोगों का कहना था कि इसके बारे में जब आप पूरे देश के स्तर पर और राज्यों में और क्षेत्रों में डीएनए बैंक बनाएंगे तो उसके साथ बहुत सारे सवाल जुड़े हुए हैं। डीएनए बैंक बहुत खतरनाक भी हो सकता है। कांग्रेस इसका विरोध कर रही थी और भी तमाम दल इसका विरोध कर रहे थे और उनका कहना था कि डीएनए बैंक बनाना बहुत खतरनाक मामला है, ये उतना सीधा नहीं है जितना आप इसे समझ रहे हैं। ये डीएनए के आंकड़े सरकार अगर इकट्ठा कर भी लेगी तो उसे रखेगी कहाँ, और अगर रख भी लेगी तो ये कैसे सुनिश्चित करेगी कि
उसकी सुरक्षा होगी प्रॉपर, उसका वो लीक नहीं होगा, वो बाहर नहीं आएगा, उसका दुरुपयोग नहीं होगा। सरकार ने इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया, अभी तक नहीं दिया है। और संसदीय समिति जो थी, जो स्थायी समिति थी, उसकी रिपोर्ट संसद में आ गई। अब सरकार ने ये विधेयक दोबारा पेश किया है और उम्मीद है उसको कि इसी सत्र में वो इसे पारित करा लेगी। अगर ये विधेयक पारित हुआ तो चोर तो चाहे पकड़ा जाएगा या नहीं, बदमाश या अपराधी पकड़े जाएंगे या नहीं, लेकिन सारे लोग, जितने भी लोग हैं जिनका भी डीएनए का आंकड़ा सरकार के पास होगा, वो एक तरह से सरकार की गिरफ्त में होंगे। सरकार की नज़र उन पर रहेगी, हमेशा रहेगी, और उनकी राई रत्ती की खबर उसे हुआ करेगी। अब सवाल यह है कि सरकार जो जेनेटिक डेटा इकट्ठा करेगी, जो बनाएगी, उसका इस्तेमाल कैसे करेगी और कौन करेगा सरकार में, और इसके लिए अधिकृत कौन करेगा। सरकार अगर खुले तौर पर सिर्फ उस एक मंत्रालय या एक विभाग को ये जिम्मेदारी देगी तो शायद ये स्वीकार्य नहीं हो उस तरह से, लेकिन इसके जो फायदे सरकार गिनाती है वो इसके जो खतरे हैं उसके मुकाबले बहुत कम बैठते हैं, और इसीलिए लोगों को चिंता है कि डीएनए का बैंक होना चाहिए या नहीं। लेकिन अब सवाल दूसरा है। सवाल यह है कि डीएनए अचानक चर्चा में आया है तो उसके पीछे एक और वजह भी लोग देख रहे हैं। अभी हाल फिलहाल गाज़ियाबाद में एक किताब का विमोचन होने वाला था, और किताब के जो लेखक थे वो चाहते थे कि आरएसएस के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत उनकी किताब का विमोचन करें, और मोहन भागवत जी इसके लिए तैयार हो गए। वो गाज़ियाबाद आए, एक स्कूल में, एक विद्यालय था, उसी में समारोह हुआ और उन्होंने उसमें एक भाषण दिया उस किताब के बारे में, और जो कुछ उनके मन में और था वो। मोहन भागवत ने कहा, आश्चर्यजनक रूप से उन्होंने भी डीएनए का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि पूरे देश का डीएनए एक है। तो अगर सारे देश का डीएनए एक है तो फिर बैंक बनाने की क्या जरूरत? अगर कोई उससे समस्या सुलझेगी ही नहीं तो उसको बनाने की आवश्यकता क्या है? लेकिन मोहन भागवत जी ने कहा कि सारे देश का डीएनए एक है, जितने लोग यहाँ रहते हैं वो मूल रूप से भारतीय हैं, और उनके अंदर वही डीएनए है जो किसी भी धर्म के व्यक्ति के अंदर हो सकता है। धर्म आपका अलग अलग हो सकता है, पूजा पद्धतियाँ अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन डीएनए एक। तो इसलिए इस डीएनए पर ज़्यादा जोर दीजिए, समझने का प्रयास करिए कि डीएनए महत्वपूर्ण है, धर्म या पूजा पद्धति महत्वपूर्ण नहीं है। सरकार की सोच ये है, मोहन भागवत जी की सोच ये है कि पूरे देश का डीएनए एक है। अब जो डीएनए बनेगा, डीएनए का बैंक बनेगा, उसके लिए भी मोहन भागवत जी ने संकेतों में एक बात कही। उन्होंने कहा कि आरएसएस किसी ज़माने में बहुत छोटा संगठन हुआ करता था, उसकी आवाज़ बहुत दूर तक नहीं पहुंचती थी, लेकिन धीरे धीरे अब आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस स्थिति में पहुंच गया है कि उसकी आवाज़ की उपेक्षा नहीं की जा सकती। वो जो सोचता है उसको दरकिनार नहीं किया जा सकता, और इसी वजह से आप समझिए कि डीएनए की बात भी वो अब कह रहे हैं और ये उम्मीद कर रहे हैं कि पूरा देश इसे समझेगा। एक ज़माना था जब आरएसएस बहुत सारी चीज़ें कहता था, भारतीय जनता पार्टी बहुत सारी चीज़ें कहती थी और उसको गंभीरता से लिया नहीं जाता था। मोहन भागवत जी का कहना है कि ऐसा इसलिए था कि हम छोटे थे, हम कमज़ोर थे, निर्बल थे एक तरह से। ये राजस्थान में 17वीं सदी में एक बड़े कवि हुए वृंदावन दास, तो उनको वृंदावन दास के नाम से कोई जानता नहीं, उस तरह से वृंद कवि उनको कहा जाता है। वृंद जी ने
बहुत कविताएं लिखी, बहुत ज़्यादा। और वृंद जी की जो कविताएं हैं वो एकदम नीति से जुड़ी हुई हैं। इसी पर हैं कुछ कविताएं, कुछ छंद उनके कि निर्बल कौन व्यक्ति होता है और निर्बल की आवाज़ क्यों नहीं सुनी जाती। उन्होंने एक छंद इस पर भी लिखा था कि कोशिश करिए, करते रहिए, करते जाइए। ये छंद आपने यकीनन सुना होगा, कई बार सुना होगा कि करत करत अभ्यासरत जड़मत होत सुजान और रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। लोहे का, पत्थर का सिल हो, सिल्ली हो पत्थर की, और उस पर भी अगर रस्सी, जो बहुत मामूली, बहुत मुलायम चीज़ है, वो भी बार बार आती जाती रहती है तो पत्थर पर भी निशान बन जाता है। अभ्यास करना चाहिए। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अभ्यास कर रहा था। अब दिखाई पड़ रहा है कि उसके निशान कहाँ पड़ रहे हैं। और दूसरी बात जो वृंद कवि ने कही वो बहुत रोचक है और बहुत अच्छी है, और उसी संदर्भ में है जिस संदर्भ में मोहन भागवत जी आरएसएस का, संघ का डीएनए के हवाले से जिक्र करते हुए कह रहे थे। वृंद कवि का कहना है कि सबय सहायक सबल के, सबय सहायक सबल के कौन निबल सहाय। जो मजबूत होता है सब लोग उसी की सहायता करते हैं। कौन निबल सहाय, जो कमजोर है, निर्बल है, उसकी सहायता कोई नहीं करता। तो सबय सहायक सबल के कौन निबल सहाय, और पवन जगावत आग को दीपक देत बुझाए। जब इतनी ताकत हो जाए हवा में कि वो आग लगा दे, तो उस आग में होता क्या है, एक दिया टिमटिमाता हुआ किसी कोने में, हवा आग तो लगाती है लेकिन दिया बुझा देती है। तो ये ताकत का असर है। भागवत जी इसी का उल्लेख कर रहे थे कि एक ज़माना था जब संघ की बात नहीं सुनी जाती थी, अब सुनी जाती है, और इसलिए सुनी जाती है कि हम अब सबल हैं। तो डीएनए बैंक बनने वाला है, नज़र रखे रहिएगा। हमारा आपका डीएनए एक ही है, भागवत जी ने भी कहा है, और सब लोग मानते हैं कि हमारा डीएनए एक ही है। ज़्यादातर दुनिया का डीएनए 95-97% लोगों का डीएनए एक ही है। बल्कि कई लोग तो मजाक में कहते हैं कि चिंपैंजी और आदमी के डीएनए में भी 2-3% का फ़र्क होगा, इससे ज़्यादा का फ़र्क नहीं है। तो डीएनए तो सबका एक ही है, लेकिन अगर सरकार उसका बैंक बनाना चाहती है और सरकार ये महसूस करती है कि अब वो ताकतवर है, अब वो जो चाहे कर सकती है, तो इंतज़ार कीजिए। जितनी बहस डीएनए पर अभी हो रही है, और अभी बहुत कम हो रही है, इससे ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा बहस आने वाले दिनों में होगी। ये शब्द आपको बार बार सुनने को मिलेगा, और ये बार बार सुनाई देना ही बार बार सतर्क करना होगा आपको। तो डीएनए पर इतना ही। अगले अंक में मिलेंगे तो किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक आप अवध पंच देखते रहिए और हमें लिखिए awadhpanch@gmail.com पर। आपकी प्रतिक्रियाएं हमको उत्साहित करती हैं और प्रेरित करती हैं कि हम उसमें अपने कार्यक्रमों में परिवर्तन कर सकें, उसे बेहतर बना सकें। तो अगले अंक में आपसे भेंट हो, तब तक के लिए राम राम भैया।